Welcome friend, welcome to my Tech Civil channel. We are discussing some important objective problem of general engineering science. Okay, let's discuss. ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. इस पहले हम जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको करेंगे, फिर इससे रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम इसको 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसके सेकेंड पार्ट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स डिस्कस. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज डेवलप बाय. फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था. ठीक है, इसको आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. आउट ऑफ 25 में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं. ओके, तो इसके फर्स्ट का आंसर क्या होगा. इसके बीच में आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा जिसमें आप इस अपने आंसर को कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेवलप बाई कैल्विन. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्विन. फर्स्ट इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सेकंड कहता है रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ. रैंकाइन साइकिल कितने प्रोसेस में कंप्लीट होता है. तो इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे, इसके करेक्ट आंसर होंगे 4 प्रोसेस. बी इज द राइट आंसर. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन कहता है इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द फ्लूइड इंटर द पंप. सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो फ्लूइड इंटर होता है वो किसके थ्रू होता है. फ्रॉम ऑल साइड, फ्रॉम द थ्रू द टॉप, थ्रू द बॉटम या थ्रू द सेंटर. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थ्रू द सेंटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फ्रांसीसी टर्बाइन, फ्रांसीसी, कैप्लन एंड प्रोपेलर टर्बाइन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ. जो तीनों टर्बाइन हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं. ऑप्शन ए इम्पल्स टर्बाइन, बी रिएक्शन टर्बाइन, सी एक्सियल फ्लो टर्बाइन, डी मिक्स फ्लो टर्बाइन. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्शन टर्बाइन, यानी करेक्ट आंसर बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फिफ्थ कहता है द शॉर्ट सर्किट इन एनी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज द रिजल्ट ऑफ. जो शॉर्ट सर्किट होता है ट्रांसफार्मर में किसी भी विंडिंग के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा, तो कैसे होता है, मतलब इम्पल्सिव वोल्टेज होता है या इंसुलेशन फेलियर होता है या मैकेनिकल फेलियर वाइब्रेशन के कारण होता है या लूज कनेक्शन के कारण होता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलेशन फेलियर के कारण. किसके कारण होता है, इंसुलेशन फेलियर के कारण. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 6 विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम आर मोर प्रोन टू फॉल्ट. जो जनरेटर है, अंडरग्राउंड लाइन है, ट्रांसफार्मर है, ओवरहेड लाइन है, इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट होने के चांसेस किस में होते हैं, जनरेटर में, अंडरग्राउंड लाइन में, ट्रांसफार्मर में या ओवरहेड लाइन में. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओवरहेड लाइन में. ओवरहेड लाइन में क्या होते हैं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये फॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादातर किस में होते हैं, ओवरहेड लाइन में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए 2 ohm resistance resistor having 1 ampere current will dissipate power of. अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 1 एम्पियर का करंट है तो कितना पावर डिसिपेट होगा. ठीक है, तो एक इक्वेशन होता है, हमें एक इक्वेशन पता होना चाहिए, P इजक्वल टू आई का स्क्वायर इंटू आर. तो इसमें आई की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 2 वाट. 2 वाट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी. बी इज द करेक्ट आंसर. एक चीज़ हमें और पता होना चाहिए, वो क्या, एक चीज़ अपन ने ये भी एक इक्वेशन होता है, ये भी इक्वेशन हम बता देते हैं आपको, V इजक्वल टू आई आर. ये इक्वेशन भी कभी कभी पूछ लेता है. और एक और इक्वेशन P इजक्वल टू भी होता है V इंटू आई. ये इक्वेशन भी आपको ध्यान में होना चाहिए. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके, 8 क्वेश्चन कहता है दिस सर्किट हुज प्रॉपर्टी आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज. वो सर्किट बताना है जिसकी प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में सेम हो, उसको कौन से सर्किट बोलते हैं. फर्स्ट रिवर्सिबल सर्किट, सेकंड इरिवर्सिबल सर्किट, एंड थर्ड यूनिलैटरल सर्किट, एंड डी बाइलेटरल सर्किट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैसे को कौन से सर्किट बोलते हैं, बाइलेटरल सर्किट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी. डी इज माई करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द सेल आर, क्वेश्चन कहता है द सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज
जब सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, करंट बढ़ जाता है, आउटपुट का करंट बढ़ जाता है, या वोल्टेज बढ़ जाता है, या इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाती है, या इसको क्या करा है, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्जिंग वोल्टेज रिक्वायर, जो वोल्टेज रिक्वायर होता है उसको घटा देता है। क्या होता है जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं, तो जब हम सेल को, बैटरी को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। सपोज 1.5 वोल्ट का अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं 3, इसी तरह 1.5 प्लस 1.5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 4.5 का, यानी वोल्टेज मेरा क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है ए मैग्नेटिक कंपास पॉइंट टू दी, मैग्नेटिक कंपास किसको पॉइंट करता है, जियोग्राफिकल पोल को, बी ट्रू नॉर्थ पोल को, सी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को, या डी एगोनिक लाइन ऑफ द अर्थ फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सी इज माई करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन ओनली बी इमिटेड या एब्जॉर्ब बाई ए मैटर इन ए स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन निकलता है छोटे छोटे पार्टिकल से, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फोटोन। डेट इज माई सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ स्ट्रेन, ये तो सभी को मालूम होगा, यूनिट ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, ये डायमेंशन लेंथ होता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, स्ट्रेस की न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसकी भी न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी बी इज द माई राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम सपोर्टेड फर्मली एट द एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। ये क्वेश्चन कर रहा है एक फिक्स एंड है, ये सपोर्टेड है, ये दूसरी एंड क्या है, फ्री है। तो इसकी एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव 2L के बराबर हो जाएगा, यानी ए इज द माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द शेयर स्ट्रेस along द प्रिंसिपल प्लेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, यानी सी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a beam at a place where shear force is maximum, the bending moment will be 0। जहाँ पे shear force बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो, सॉरी, शेयर फोर्स इज मैक्सिमम, द बेंडिंग मोमेंट विल बी 0। शेयर फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 क्वेश्चन कहता है रॉ मटेरियल फॉर ऑल आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट इज। रॉ मटेरियल जो कच्चा मटेरियल होता है ऑल आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट में जो मिलाया जाता है वो कौन सा होता है, कास्ट आयरन, रस्ट आयरन, या पिग आयरन, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पिग आयरन। सी इज माई करेक्ट आंसर, सॉरी सी है, सी इज माई करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कास्ट आयरन कंटेन्स कार्बन अप्रोक्सीमेटली। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, अगर कास्ट आयरन में देखें तो कार्बन की मात्रा 2.5 से 4% तक वेरी करती है। ठीक है, और सिलिकॉन की मात्रा देखें तो 1 से 3% तक वेरी करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज माई करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 कह रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन एज कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ इज। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कास्ट आयरन का होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, या इक्वल होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कास्ट आयरन का होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी ए इज़ माई करेक्ट आंसर। कितना ज़्यादा होता है, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये करीब 400 मेगा पास्कल के बराबर होता है। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो कितना होता है, ये करीब 100 मेगा पास्कल के बराबर होता है। ओके, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्टील
मेन एलओआई कॉजिंग कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील में जो मेनली कोरोजन का कारण होता है वो कौन सा एलॉय होता है? मैग्नीशियम, वैंडियम, क्रोमियम या कोबाल्ट? कौन सा होता है? करेक्ट आंसर इसका ए, मैग्नीज। मैग्नीज इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और भी अदर मटेरियल इसमें होते हैं, लेकिन मेन जो रीजन होता है कोरोजन का स्टील में वो कौन सा होता है? स्टील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो है इज एलॉय ऑफ ब्रॉन्ज किससे मिलके बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको ज़रूर लिखना है कितने आपके स्कोर होते हैं। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें कॉपर और टीन की मात्रा कितनी होती है? 12 से लेके 12.5% तक, अप्रोक्सली 12 से 12.5% तक। ठीक है, रिमेनिंग और अदर भी होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गए, मैग्नीज हो गए, निकेल हो गए, जिंक हो गए, ये सब अदर मटेरियल भी इसमें मिलके बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉलिस्टर बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, पॉलिस्टर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, फिनोलिक ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड हीटिंग एलिमेंट इज, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वायर, और जो हमारे घरों में जो हीटर वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा हम वायर यूज करते हैं? कौन सा वो जो हीटिंग होता है, हीट होता है, वो कौन सा तार होता है? उसको हिंदी में बोले तो कौन सा तार होता है? दैट इज ए नाइक्रोम। कौन सा होता है? नाइक्रोम, यानी डी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेक इवन पॉइंट शो डेट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या शो करता है? सेल्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, बी सेल्स रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, या वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट? तो ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या शो करता है? ये शो करता है सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इसका कहने का मतलब क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट दैट विल बी डू नॉट शो एनी प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, यानी जितना ही इसमें प्रॉफिट होता है ना ही इसमें लॉस होता है। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू जितना होता है उतना ही इसका टोटल कॉस्ट होता है, दैट इज ए कॉल्ड ए ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीपीएम, सीपीएम क्या है? सीपीएम एक एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज माई राइट आंसर। और पट क्या है? पट एक इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया, पट क्या है? पट एक इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है, यानी बी इज माई राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, जैसे पॉट में ये आता है ना, तो ये छोटी मोटी टेक्निक है जिससे आप हमेशा माइंड में याद रखते हो। तो अगर इसको अपन याद रखें कि ये हमेशा क्या है? एक इवेंट ओरिएंटेड है, तो इस तरीके से हमें सीपीएम याद रहेगा कि सीपीएम कैसा है? एक्टिविटी ओरिएंटेड है। ठीक है, ये याद रखने की बस छोटी मोटी ट्रिक है। ऐसे माइंड में कभी भी क्वेश्चन में आ गया तो आप स्किप नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर ज़्यादा होता है, उस टाइम प्रॉपर माइंड वर्क करे, इसके लिए हमें थोड़ी बहुत टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, ओके, ये 25 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन अपन जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे, और इससे रिलेटेड और भी जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो पहले अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कहने का मतलब है कि नेक्स्ट पेपर लेंगे, उसका पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सारे पेपर को सॉल्व करेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप